इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी जून का महीना चल रहा है और अब सभी किसान भाइयों को मानसून आने का इंतजार है, इसलिए इसके बीच के समय में किसान भाई आगामी खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी में भी जुट गए हैं। भाइयों, खरीफ सीजन में किसान भाई अपनी अपनी भूमि की प्रकृति के अनुसार फसलों का चुनाव करते हैं। फिर भी अपने क्षेत्र में पिछले सालों की तुलना में यदि देखें तो मक्का की फसल को अधिक लगाया जा रहा है और उससे अच्छी पैदावार भी ली जा रही है। इसलिए किसान भाई यदि इस खरीफ सीजन में मक्का लगाने का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करके सामान्य रूप में 8 से 10 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें। इसके बाद बारिश शुरू होने पर बीजोपचार करके मक्का की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम खरीफ सीजन के लिए मक्के की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें पायनियर पी 1845, बायर डीकेसी 9144, एडवांटा 759 और सिजेंटा एन के 6240 मध्य प्रदेश राज्य या हमारे जिले की जलवायु के लिए अनुकूल मानी गई है। इस प्रकार किसान भाइयों, ये थी एक कृषि चर्चा मक्का की खेती और उसकी उन्नत किस्मों पर। और किसान भाइयों, आइए अब आप तक पहुंचाते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। श्रोताओं, कार्यालय जिला आयुष अधिकारी बैतूल से प्राप्त पत्र के अनुसार, जैसा कि आपको विदित है कि 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में योगाभ्यास हेतु दिनांक 14 जून 2026 को शिवाजी ऑडिटोरियम बैतूल में प्रातः 6:15 से 7:35 तक योग सत्र का एक दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। अतः कार्यक्रम में सहभागिता हेतु अधिकारी, कर्मचारी या जनमानस ऑनलाइन या ऑफलाइन योग गतिविधि में भाग ले सकते हैं और इसमें अनुरोध किया गया है। सूचना समाप्त हुई। इस सूचना के उपरांत आइए सुनते हैं पवन कुमार और साथियों से ये लोक भजन। हनुमान लंका को जाओ, वीर हनुमान लंका को जाओ। ओ कैसे कहते श्री राम मेरे, कैसे कहते श्री राम
ऐसे कहना कि मान ना जाने देना, पतिव्रत धर्म की ओ शान बचा ही लेना, पतिव्रत धर्म की वो शान बचा ही लेना, पतिव्रत धर्म की ओ शान बचा ही लेना। उसके 10 शीश को तीरों से चूरा चूर करूं, उसके 10 शीश को तीरों से चूरा चूर करूं, नजर जिस पे पड़े हो जीने से मजबूर करूं, नजर जिस पर पड़े हो जीने से मजबूर करूं। ऐसे कहते हैं श्री राम मेरे, ऐसे कहते हैं श्री राम मेरे, वीर हनुमान लंका को जाओ जाओ जी, वीर हनुमान लंका को जाओ। ऐसे कहते हैं श्री राम मेरे, ऐसे कहते हैं श्री राम मेरे, वीर हनुमान लंके को जाओ। साथ ना देंगे कभी शिव जी उस घमंडी का, साथ ना देंगे कभी शिव जी उस घमंडी का, साथ ना देंगे कभी शिव जी उस घमंडी का, इरादा खाक में मिल जाएगा पाखंडी का, इरादा खाक में मिल जाएगा पाखंडी का। उड़ते हुए लंका में हनुमान गए, उड़ते हनुमान जी लंके में गए, हवा से उड़ते ही हनुमान गए लंका में, अशोक की वाटिका में सीता को पहचान गए, अशोक वाटिका में सीता को पहचान गए। कहा सीता ने की बदला कहाँ से आया है, कहा सीता ने की बदला कहाँ से आया है, कहा सीता ने की बानर कहाँ से आया है, झुके हनुमान ने चरणों में सिर नवाया है, झुके हनुमान ने चरणों में सर नवाया है। राम ने दिए माता निशानी ले लो, राम ने दिए निशानी, ओ राम ने दिए माता निशानी ले लो, भूख माता लगी फल खान की आज्ञा दे दो, ओ भूख माता लगी फल खाने की आज्ञा दे दो, ओ भूख माता लगी फल खाने की आज्ञा दे दो, भूख माता लगी फल खाने की आज्ञा दे दो। देखी अंगूठी संग साना खुशी छाई, बेटा फल खा लो यूं कहने लगी सीता माई, उससे धर पछाड़ा है, भागनी चासर और रावण से की दुहाई है, एक बानर ने एक बानर से हजारों ने मौत खाई है, और ताकत भारी ओ कर राखवारे, हनुमान लंका को जाओ। ऐसे कहते हैं श्री राम मेरे, तो ऐसे कहते हैं श्री राम मेरे, वीर हनुमान लंके को जाओ, वीर हनुमान लंका को जाओ, वीर हनुमान लंके को जाओ। तुलसीदास आस रघुवर के, तुलसीदास आस रघुवर के, तुलसीदास आस रघुवर के, तुलसीदास आस रघुवर के। हरि चरणन चित लाई, हरि चरण वीर हनुमान लंका को जाओ,
किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे पवन कुमार और साथियों से लोक भजन। और आइए अब सुनते हैं ग्राम ढोंडवाड़ा के अनुभवी कृषक श्री गणीराम गवाड़े जी से खरीफ मौसम में फसल बुआई के पूर्व किए जाने वाले कृषि कार्यों पर की गई है बातचीत। किसान भाई, चलते हैं ग्राम ढोंडवाड़ा और मुलाकात करते हैं यहाँ के कृषक श्री गणीराम गवाड़े जी से। गवाड़े जी, आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गवाड़े जी, जैसा कि किसान भाई आगामी फसल की तैयारी कर रहे हैं, खेत खाली हो गए हैं तो उसमें कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग आगे की फसल लगा रहे हैं, कुछ खरीफ फसलों की योजना बना रहे हैं, तो किसान भाइयों को इस समय ऐसे कौन से कार्य करना चाहिए इस महीने में खासकर, जिससे खरीफ की जो बोनी किसान भाई चाह रहे हैं वो सफलतापूर्वक कर सके। तो खरीफ की फसल बोने के पूर्व किसान भाई कौन कौन से कार्य करें, इस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जी, ये खरीफ की बोनी बरसात के पानी पर निर्भर करती है और बहुत कुछ किसानों के हाथ में नहीं होता है। प्राकृतिक बारिश मौसम के आधार पे चलना पड़ता है। फिर भी बहुत कुछ वैज्ञानिक ढंग से यदि किसान जागरूक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि खरीफ की बोनी के पूर्व क्या क्या तैयारी किसान ने कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि बिना तैयारी के बोनी करना कोई मायने नहीं रखता। वैसे हर किसान के कई पीढ़ियों से खेतीबाड़ी होती आई है। अब तो बहुत अच्छे कृषि अधिकारी हर क्षेत्र में मौजूद है, कार्यरत है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने खेत को पूरी तरह से बुआई योग्य बना ले। मेरा ख्याल है अभी तक सभी क्षेत्रों में बोने के पहले गहरी जुताई जो मुख्य है वो काम तो हो गया होगा। गहरी जुताई बहुत आवश्यक है और ये कचरा अनावश्यक अगर कहीं है, कहीं उबड़ खाबड़ है तो समतल बना ले। बरसात जहां तहां बहुत सारे क्षेत्रों में शुरू होने लगी है। अब देर नहीं होनी चाहिए। जैसी भरपूर बारिश हुई तो खाद बीज के साथ बोनी करनी पड़ेगी। तो खाद बीज की पहले से व्यवस्था करके रख ले। जैसे सोयाबीन की फसल ले रहे हैं तो पहले बीजों की किस्मों का चुनाव अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से सलाह लेकर सही बीज की सही किस्म ही बोए। बीजोपचार की व्यवस्था आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए बुआई से पहले बीज उपचार बताते हैं कृषि अधिकारी, उनके अनुसार जरूर करें। तीसरी बात यह है कि खेत में मेड़बंदी रखे, क्योंकि बारिश का जो पानी आएगा जमा होगा और कह नहीं सकते बारिश कितनी होती है, तो वो सब बहा करके ले जाते हैं। कई खेतों में नालियां पड़ जाती है, किसानों को मालूम होता है अपने खेत की स्थिति, तो उसकी व्यवस्था रखे मेड़बंदी की और पानी की निकासी की व्यवस्था रखे, दुरुस्त करे। तो गवाड़े जी, ये तो बात हमने की है कि जो खरीफ फसलों की बोनी किसान भाई करना चाह रहे हैं और खासकर हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से ली जाती है खरीफ फसलों में, तो बोनी के पहले जो कार्य किसान भाई को करना चाहिए ये तो आपने बताया है। उसके अलावा हम ये बात करें कि किसान भाई फसलों की बोनी करते हैं और बरसात के पहले किसान भाई खेतों में वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई ने किसी उद्यान की योजना बनाई है, बागवानी की योजना बनाई है, तो सारे जो प्लान हैं वो अभी किए जा सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या सुझाव है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। किसान को केवल फसल लेने की ही खेती नहीं करनी चाहिए, उसके साथ में साइड के कुछ ऐसी आय वाली फसलें लेनी चाहिए जिसको हॉर्टिकल्चर या फलोद्यान कहते हैं। खास करके आम वगैरह का रोपण होना चाहिए। इसके लिए अभी बारिश के पहले से निश्चित दूरी पर हमारी खेत की मेड़ों में जहाँ भी आप उचित समझते हैं तो गड्ढे खोद करके रख ले और उसको कुछ थोड़े से नीचे से मिट्टी और खाद मिला करके रख ले। इन गड्ढों को तैयार रखे। जब बारिश पर्याप्त हो जाएगी तब जुलाई या अगस्त में वृक्षारोपण के लिए अच्छा माना जाता है वो समय, तो उस समय फलोद्यान से रोपे लेकर के और उन गड्ढों में फिर लगाने के लिए व्यवस्थित रहेंगे। तो अभी से गड्ढों की तैयारी कर लें। तो ये एक अच्छा काम है। कई तरह के फल हमारे यहाँ सफल है और इनकी वैरायटी भी बहुत सारी निकली है। फलोद्यान अधिकारी या हमारे कृषि अधिकारी है उनसे सलाह ले। मेरा कहना यह है कि जो जिस विषय के विशेषज्ञ है उनसे जरूर मिले। आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं वो उस विषय के विशेषज्ञ की राय से करे, वो जरूर आपको कोई नया सुझाव या नई बात बताएंगे और आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए, हमने फलोद्यान की बात की है, किसान भाई वृक्षारोपण कर सकते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं कि किसान भाइयों को खेत खलियान के काम तो करने ही होते हैं
और खेत खलियान के बाद घरों की मरम्मत जैसे कार्य भी इनको करने पड़ते हैं। खरीफ फसलों की बात तो हम कर ही रहे, उसके अलावा किसान भाइयों को ऐसे बहुत सारे काम इस समय करने होते हैं, खासकर बरसात के पहले। तो आपके नजरिए से ऐसे और कौन कौन से काम आपको दिखते हैं जो इस समय करना चाहिए? देखिए, आपका समय खेतीबाड़ी में तो बीतता है, उसके बाद आधा समय पूरा अपने घर में भी बीतता है। इसके लिए बरसात के पहले अब तो समय नहीं रहा। बहुत सारे देहातों में भी अपने मकान, आवास, लेंटर वाले मकान हो गए हैं, फिर भी उनमें भी बहुत सारे पाइप वगैरह या कोई ऐसी सुधार वाली चीजें दिखती तो आप जरूर नजर डाल करके घर में। पुराने समय में कवेलू खपरे के जो मकान खपरेल होती थी तो एक एक हफ्ते पहले से खूब तैयारी की जाती थी अनाज भंडारण के लिए। जो कुछ भी रखना है, अगर धूप वगैरह अभी निकल रही है तो धूप में उनको सुखा ले, उसको व्यवस्थित रख ले, ये सब कुछ बहुत आवश्यक है। अपने घर के आसपास की साफ सफाई कर ले, नालियों का पानी कहीं रुके नहीं, बह जाए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। तो इसके लिए किसान भाइयों को बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। हर साल करते तो है हम, पर याद नहीं आती है। मवेशियों के लिए, उनके चारे के लिए, उनके भंडारण के लिए, किसान के लिए सब बहुत आवश्यक है। जितना अपने खाने की व्यवस्था हम रखते हैं उतना ही हमारे मवेशी जो जानवर है, आजकल तो थोड़े ही रह गए हैं पर फिर भी है, तो उनकी व्यवस्था, उनके चारे आदि के भंडारण के लिए ये भी व्यवस्था पहले से करके रखे। गवाड़े जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई है। और आखिरी प्रश्न के बतौर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई लाभ का धंधा बनाए खेती को, इसके लिए कौन कौन से कार्य और करना चाहिए जिससे खेती लाभ का धंधा बने और हमेशा लाभ का धंधा बना रहे? क्योंकि आपने बताया कि खरीफ की फसल बरसाती फसल है, प्रकृति पर निर्भर रहती है। यदि बरसात बहुत ज़्यादा हो गई, अतिवृष्टि हो गई तो नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई आय को संतुलित बना के रखें, इसके लिए किसान भाई क्या करें? आपकी क्या सुझाव इस बारे में? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हमारा जीवन, अगर आर्थिक रूप से हम असफल हो गए तो कितना भी हम ज्ञान रखते हो ये किसी काम का नहीं होता। किसानों के साथ में ये समस्या कई पीढ़ियों से बनी है। कारण कि प्रकृति साथ नहीं देती, बहुत कुछ तैयारी अच्छी करने के बाद फसल अच्छी बन के आती है, दैवी प्रकोप से किसी तरह से कोई हानि हो जाती है। इन सब के लिए तो कृषि विशेषज्ञों से पूछ करके खासकर फसल बीमा करवाए तो बीमा करवाए, अपने जानवरों का फसल का बीमा, अपने खुद का बीमा तो बीमा करवाए। इसके अलावा भी और बहुत सारी हमारे आर्थिक सुरक्षा की बातें, हमारे निकट के बैंकों से, सहकारी बैंकों से जो ऋण उपलब्ध होता है, वहाँ से खाद उपलब्ध होता है, ये सारी सुविधाएं करा के किसान ने रख लेना चाहिए। और पूछने से बात मालूम होती, कोई भी हमें जो जानकारी नहीं है वो अधिकारियों से, विशेषज्ञों से, मित्रों से, अधिक पढ़े लिखे लोगों से, गांव के जो शिक्षक होते हैं उनसे पूछते रहना चाहिए। और किसान भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसान मेले जहां तहां लगते रहते हैं। हमारे कृषि विभाग के कार्यालय है, हमारे अधिकारी है, हमारे क्षेत्र के अधिकारी है, इन लोगों से आप जानकारी लेते रहें। तो कुल मिलाकर के जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों को इसकी जानकारी है उनसे जानकारी लेते रहना चाहिए। इसके अलावा जब कभी कोई पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूं कि अपनी कृषि के साथ में एक सहायक धंधे, अपने साइड जॉब कुछ न कुछ होना चाहिए। जैसे किसान के लिए भैंस या गाय पालना ये अति आवश्यक है। इससे खेती भी सुधरती है, गोबर मिलता है, और जिन लोगों ने बायोगैस वगैरह बना करके रख ली है तो उससे गैस, रसोई, यहाँ तक कि लाइट वगैरह की भी व्यवस्था हो सकती है। उससे बहुत सारे फायदे हैं। और जिनके घर में भैंस है, गाय है, तो दूध तो मिलता ही है। और एक प्रकार से किसान, संपूर्ण किसान, पूरा किसान मेरी नज़र में वही कहलाता है जिसके घर में भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, ये सब जहां जिस घर में हो वो पूर्ण किसान कहलाता है। और मेरा ख्याल है कि इनके मायने है। तो गवाड़े जी, आपने बहुत अच्छी बातें किसान भाइयों तक पहुंचाई है, अपना अमूल्य समय किसान भाइयों को दिया है, आकाशवाणी परिवार को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे ग्राम ढोंडवाड़ा के अनुभवी कृषक श्री गणीराम गवाड़े से खरीफ मौसम में फसल बुआई के पूर्व किए जाने वाले कृषि कार्यों पर की गई ये चर्चा। और किसान भाई, आइए अब सुनते हैं नानक राम बारसकर और साथियों से ये लोकगीत। अरे गुरुआ बाबा कुमा गई जेवा भूतो लीड़ी की हो जा
गुरुआ बाबा कुमगनी जेवा भूतोलीड़ियों की ओजा अरे लीड़ियों की ओदिनी खीलियों की ओजा गुरुआ बाबा कुमगनी जेवा भूतोलीड़ियों की ओजा ओदिनी खीलियों की ओजा गुरुआ बाबा कुमगनी जेवा भूतोलीड़ियों की अरे लीड़ियों की ओदिनी खीलियों की ओजा गुरुआ बाबा कुमगनी जेवा भूतोलीड़ियों की ओजा ओदिनी खीलियों की ओजा गुरुआ बाबा कुमगनी जेवा भूतोलीड़ियों की ओजा गुरुआ बाबा आहा गुरुआ बाबा कुमगनी जेवा भूतोलीड़ियों की ओजा गुरुआ बाबा कुमगनी जेवा भूतोलीड़ियों की ओजा जो जगा नवा दिया तमाता डोडवो जो जगा नवा दिया तमा
किसान भाई अभी आप सुन रहे थे नानक राम बारस्कर और साथियों से ये लोकगीत। और किसान भाइयों, इसी के साथ संपन्न होती आज की किसान वाणी। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त अशोक सहाने को। जय राम जी की जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।